बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से भी आप सब देखने वालों को खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का, अपने दिन का एक बेहतरीन सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शो का आगाज़ करते हैं। आपको बताता चलूँ कि आज फिर हमने अपने प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े मसले के हवाले से बात करेंगे और वो है तालीम का शोबा। तो आज हम तालीम के शोबे के हवाले से बात करने वाले हैं। अगर कोई ऐसा इंडेक्स होता दुनिया में जहाँ तालीम के हवाले से संजीदगी के बारे में बात हो रही होती तो यकीनन पाकिस्तान इंतहाई निचले नंबरों पे वो स्टैंड कर रहा होता। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम माशरती तौर पे और रियासती तौर पे दोनों जगहों पे तालीम के हवाले से इंतहाई गैर संजीदा हैं। दुनिया में ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जो इस दौड़ में रहते हैं कि हम पूरी दुनिया में सबसे ऊपर ग्राफ में रहने चाहिए, जिस पे फिनलैंड है, जिसमें जापान है, कोरिया है, रशिया है, स्वीडन है, नॉर्वे है। ये वो ममालिक हैं जो उस रेस में सबसे आगे रहना चाहते हैं कि दुनिया भर में सबसे अच्छा जो तालीमी निज़ाम है वो हमारा होगा। वो अपने बच्चों पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। बदकिस्मती से हमारा इस तरह के किसी ख्याल से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ 5 करोड़ बच्चे हैं जिनमें से 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। वो भी जब तालीम हासिल करके बाहर निकलते हैं तो उन्हें नौकरियां नहीं मिलती हैं और कुछ अगर कहीं नौकरी मिलती भी है तो उन्हें कुछ आता नहीं होता। 2.5 करोड़ बच्चे घर बैठे हुए हैं। आज हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मैं ज़ारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेहमान का तारुफ करवाएं। जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अख्तर आराई साहब जो कि एक माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर तालीम के हवाले से जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, तालीम जो कि हर इंसान का, हर बच्चे का बुनियादी हक है, लेकिन उसके बावजूद हम मुल्क में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस सहूलत से महरूम हैं। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी ज़ाती मजबूरियों की वजह से स्कूल नहीं जाते और चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन उनको वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है, मौक़े मुयस्सर नहीं है। तो सर इन तमाम बच्चों की जो पढ़ाने की ज़िम्मेदारी है, आप क्या समझते हैं किसकी है? स्टेट की जिम्मेदारी है। बिल्कुल पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है। आर्टिकल 25 वो वेलफेयर की बात करता है। 25A जो है वो स्पेशली एजुकेशन की बात करता है, जो कि 3 साल से लेकर 16 साल तक के पाकिस्तानी सिटीजन्स के जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री दे। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप में दे, खुद अरेंज करे, या जैसे एजुकेशन फाउंडेशन बनाकर पैसे को बटोरा जाता है। सर कौन सी जमात तक आपने कहा कि फ्री है, एक बार मुझे बताएं? 16 जमात तक या 16 ईयर, 3 साल से लेकर 16 साल तक की उम्र तक के बच्चों का बुनियादी हक है स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। ये आर्टिकल हक देता है, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन, टाइम पास नहीं जिस तरह के गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। और क्या एक वक्त था कि जो कहते थे कि पीले स्कूल के पढ़े हुए बच्चे जो है PhD करके दुनिया में गए, नाम रोशन किया। बिल्कुल किया। हमारे वक्तों में भी जो है कुछ बेहतर था, मगर अब इतना बुरा हो गया है कि मयारी तालीम तो डिलीवरी की दूर की बात है, लेकिन उनको फ़िक्र नहीं है। हम लोग हमेशा बात करते हैं 7.5 करोड़ बच्चों की जो पाकिस्तान के बच्चे हैं अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल पहले था। गर्ल्स एजुकेशन पे इतनी बात की जा रही थी, ठीक है। अब देखें कि गर्ल्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हुई है। एक बच्ची की तालीम जो है वो एक फ़र्द वाहिद की तालीम नहीं होती, एक घराने की तालीम होती है, आने वाली नस्ल की तालीम होती है, ठीक है। अच्छा सर, इंडिया की अगर बात करें, हमारा पड़ोसी है और उसके भी कोई ऐसे कमाल के हालात नहीं है। पाकिस्तान से कुछ कुल कौमी आमदनी जो है उनकी पाकिस्तान से कुछ थोड़ी सी बेहतर है। तो सर वो जो हमारे एक बच्चे के लिए जो गवर्नमेंट खर्च करती है उससे 3 गुना वहाँ पे खर्च कर रहे हैं। वो अपने प्राइमरी स्कूल में, जो किसी भी स्कूल में, मतलब किसी भी सरकारी, किसी भी शहर में, किसी भी सूबे में उनके, वो प्राइमरी स्कूल में बच्चे को लंच तक भी वो प्रोवाइड करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि सरकार की तरफ से ऐसा होगा। हमारे यहाँ तो जितने टीचर्स एक स्कूल में रिक्वायर्ड होते हैं वो भी पूरे नहीं रख के दिए जाते, क्योंकि शायद हम उनको अफोर्ड नहीं कर पाते।
क्या मसला है ये? हमारे लिए मतलब इतना एक फजूल सा काम है तालीम, मतलब हमारी कोई तरजीह ही नहीं। बच्चे यही तो बच्चे हैं जिन्होंने कल को मुल्क को जो भंवर में जो मुल्क हमारा डूबा हुआ है इस वक्त, इसको निकालना है यहाँ से। इन्होंने ही तो संभालनी है मुल्क की बागडोर। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद थोड़ा सा अगर बताऊं कि बिल्कुल इंडिया जो है या दूसरे ममालिक जो बांग्लादेश देखें उसने कितना ख़र्चा किया है, अपने उसकी एजुकेशन स्टैंडर्ड कितना इम्प्रूव हुआ है। इसी तरह से अगर मैं मज़ीद बताऊं कि पाकिस्तान में बेसिकली जो स्कूल गवर्नमेंट के हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, उसमें ज़्यादा ख़र्चा किया जा रहा है। अगर उसको सेपरेट करके उसकी कैलकुलेशन करें तो फ़ी चाइल्ड जो है वो 5,000 से ज़्यादा खर्च होता है, कम नहीं होता। ठीक है। और इसी तरह से क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के बच्चे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं उन पे 1 रुपया खर्च नहीं करती गवर्नमेंट। अब ये वो वजह है कि जिसकी वजह से इतना नीचे रेशो आ जाता है कि 500 रुपये एजुकेशन पे भी खर्च नहीं होते हैं, जो दूसरे ममालिक की आप 3 गुना बात करते हैं। इस तरह से कैलकुलेशन है बेसिकली, जो रियल कैलकुलेशन है। अब आप जब 1 रुपया प्राइवेट सेक्टर को खर्च नहीं करते, आप कहते हैं जी प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्कूल भी खोले। ठीक है, एक वक्त था नेशनलाइज हुआ, फिर दोबारा प्राइवेटाइज़ किया। अगर ये प्राइवेट सेक्टर माइनस कर दें, नई सर्विस दे रहा होता तो इस वक्त बच्चे तो जाहिल होते। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में आपने देखें कोविड के अंदर क्या किया, कौन सी फैसिलिटीज़ आपने प्रोवाइड कर दी पब्लिक सेक्टर के यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। आप फंड्स इतने रखते हैं बजट के अंदर, इतनी अच्छी बजट। अब आपने 9 बिलियन से 900 बिलियन आपने रखा वफाकी हुकूमत ने, 277 सिंध गवर्नमेंट ने रखा, 277 बिलियन जो है सिंध गवर्नमेंट ने बजट में भी रखा है। ये पैसा जाता कहाँ है? अच्छा, अभी भी जो बजट में रखा गया है सिर्फ सरकारी इदारों के लिए रखा गया जी, 13 अरब रुपए तो रखे गए हैं सिर्फ फर्नीचर के लिए, मेंटेनेंस के लिए और इस तरह के 2-3 चीज़ों के लिए जो कि पेपर पे होता है। यानी कि आप किस स्कूल में फर्नीचर होता है, टूटा फूटा फर्नीचर होता है, थोड़ा सा पता नहीं किस तरह से ये करते हैं, खुदा ही बेहतर जानता है, अल्लाह इनसे हिसाब लेगा। बात ये है कि सिर्फ जब फंड्स को आपने पता नहीं कौन सी जगह पे रखना है तो आपने पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च ही नहीं करना है, तो आप अपने आर्टिकल 25A की जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। एग्जैक्टली और इस पूरे निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने अच्छे खासे वादे भी किए थे। यकसा तालीमी निज़ाम की बात हो रही थी, ये तस्वर कर रहे थे कि जो सबसे बेहतरीन निज़ाम है वो यकसा तौर पर जो है पूरे मुल्क में फैल जाएगा, मगर वो निज़ाम जो है बाद में निसाब में तब्दील हुआ और वो भी उस पर भी बहुत सारी एक बहस है। खैर, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इस बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं तालीम के हवाले से, जो कि हर इंसान का, हर बच्चे का बुनियादी हक़ है। अख्तर अराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर तालीम है। सर, ना सिर्फ तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक़ है बल्कि अच्छे माहौल में, एक बेहतर माहौल में तालीम हासिल करना भी उसका हक़ है। और हमारे यहाँ अगर स्कूलों की हालत हम देखें, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो जिस तरह से वहाँ पर बेसिक जो सहूलतें हैं, जिस तरह सहूलतों का फुकदान हमें नज़र आता है, ना बिजली है, ना पानी है, ना फर्नीचर है। सर, अरबों रुपए जो है तालीम के बजट पे मुख्तस किए जाते हैं। अगर सिंध की हम एग्ज़ाम्पल ले लें तो इस साल जो है 2021 और 2022 में 277 अरब रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं। तो ये पैसा जाता कहाँ है? फर्नीचर वहाँ नहीं होता, पानी वहाँ नहीं होता, बिजली वहाँ नहीं होती, कहाँ जाता है सर? क्या करप्शन की नज़र हो जाता है सारा पैसा? बिल्कुल, आपके इस सवाल में 2-4 सवालात थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने निशानदेही की है। सबसे पहले तो एजुकेशन और हेल्थ की एक स्टडी हुई थी 195 ममालिक में 2018 के अंदर, उसमें 164वां नंबर था पाकिस्तान का। अब आप बताइए कि जिस वक्त कोविड भी नहीं था और आज से चंद साल पहले, 3 साल पहले, हमारा स्टैंडर्ड जो है 164वें नंबर पर था। तो आप मुझे ये बताइए कि आज कहाँ होगा कि जब आप तकरीबन 16 माह से स्कूल बंद हैं। आप हेल्थ का स्टैंडर्ड देख लें, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक एजुकेशन है, तो इस वक्त तो बिल्कुल यहाँ ये वाली पोजीशन है एजुकेशन की। जो बच्चे कुछ न कुछ कर पा रहे थे, जो भी कन्वेंशनल या जो भी मेमोराइजेशन का मेथड था, ओल्ड ज़मीन बोझ तो पहले ही हो चुका हमारा एजुकेशन सिस्टम। अब तो हम पता नहीं कौन से 195 नंबर पर होंगे,
क्योंकि सेंसियरिटी नहीं है, पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है कि हमें तालीम तो एक ऐसी चीज़ है, हमारे कायद जो जिसने ये मुल्क बनाया वो तो एक ऐसी बातें कर कर गए हैं कि यानी कि जब लाइफ एंड डेथ की बात करके गए हैं, एजुकेशन इससे बढ़ के हो क्या सकता है? कोई और भी एग्जाम्पल दे सकते थे वो। बात यह है कि तालीम को हमने सीरियस लिया ही नहीं। हमारे जो यहाँ सिस्टम है, इतने सिस्टम राइज हैं, एक मैट्रिक सिस्टम है, ठीक है, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है ही नहीं। बच्चे को हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते ही नहीं है, हम तो बस रट्टा लगा देते हैं, बस ये याद कर लो, उसके हिफ्स कर लो और लिख दो और उसके बाद बस आप पास हो गए। अब तो ये आ रहा है कि आप एजुकेशन का आज के दौर में 2021 की सूरत हाल ये है कि आज भी फॉर्म भरे जा रहे हैं बोर्ड के अंदर, धड़ाधड़ फॉर्म भरे जा रहे हैं, डेट बढ़ा दी गई है कि फॉर्म भरें, और फॉर्म भरने नहीं आता तालिब इल्म को। ये एक वो सच्चाई बता रहा हूँ मैं मैट्रिक सिस्टम की, हमारे एजुकेशन सिस्टम की, कि अगर एजुकेशन ये बोर्ड का जो एग्जामिनेशन फॉर्म बच्चा खुद भर ले, मैं भी ये बात रिसर्च के बाद कह रहा हूँ, अगर खुद भर के साइन कर देना तो उसको 33 मार्क्स जो है दे देने चाहिए। सही। वो बच्चे किसी क्लर्क से फिल करवाते हैं, वो खुद भर नहीं सकते, फॉर्म पे लिखा हुआ है कि तालिब इल्म ने खुद भरना है, नहीं फॉर्म पे लिखा हुआ है, ये उसका मतलब खौफ है, उर्दू में है, उर्दू, यानी हमारा कॉमन सेंस इतना नहीं है, यानी लिटरेसी इतनी नहीं है, सेंस नहीं है, बस बच्चा सिर्फ फॉर्म पे साइन करता है, जमा करा दीजिएगा, 2 पेपर दे देंगे, फेल भी होना होगा तो फिर भी गवर्नमेंट आपको पास कर देगी। इसका मकसद ये हुआ कि हर साइन करने वाला ना सिर्फ लिटरेटेड होगा बल्कि वो मैट्रिक पास भी होगा। ये बड़े अफसोस की बात है, बाकी दुखी होता है ये सारा कुछ सुन के, और क्या है। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह जिस दौर में हम इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, कोविड का है, उस पर बात करते हैं, आईटी का दौर है, अब देखें डिजिटल, हर चीज़ डिजिटल, हर बिजनेस डिजिटल, सब कुछ ख़त्म होके उस तरफ मूव हो रहा है। मुस्तकबिल अगर ये है तो हम तालीमी निज़ाम में हमने कहाँ पे ऐसी तब्दीलियाँ बीच में की हैं कि जहाँ हमारे बच्चे जो हैं आने वाले इस वक्त के लिए तैयार हों? सर हमने तो बर्बादी के अलावा किया क्या है, यानी हमसे मुराद ये है कि बतौर मजमूई, यानी कि बतौर कौम भी कह सकते हैं, इसमें पेरेंट्स भी किसी हद तक शामिल है, काफ़ी हद तक शामिल है, हमारा जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हुक्मरान सबसे सरे फहरिस्त इसमें शामिल है। देखिए तमाम स्टेक होल्डर शामिल हैं। बात यह है कि क्वालिटी एजुकेशन को यानी इम्प्रूव करनी चाहिए थी। मैंने आर्टिकल 25A से बात शुरू की थी, आपने भी यहीं से बात शुरू की। क्या फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है एक हर बच्चे का। आप ये देखें कि बजाय अपने तालीमी निज़ाम की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, हम आहंग करें आने वाले दौर के अंदर, टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में लेकर आएँ, टेक्नोलॉजी से यानी कि पॉजिटिविटी टेक्नोलॉजी की उसके इस्तेमाल लाया जाए तालीमी मामलात में। बल्कि हम तो ऑनलाइन की बातें तो करते रहे, रिबन तो बड़े काटे, मगर हमने इंटरनेट तक तो फ्री दिया नहीं है, ठीक है। हमने कोई डिवाइस टैक्स फ्री तो इंपोर्ट करके तालिब इल्म कोटा पे तो दी नहीं है कि हर बच्चे को जो है उसका बेफॉर्म देके। मेरा सवाल वही है कि जो पैसा मुख्तस किया जाता है वो कहाँ जाता है? फिर जब हम बेसिक जो लैपटॉप्स या इंटरनेट है वो नहीं दे सकते, फर्नीचर नहीं दे सकते क्लासरूम्स में, तो वो पैसा कहाँ जाता है? यही तो बात है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो डिलीवर नहीं करता। उन्होंने एक मैकेनिज्म जो है बड़ा वाइट कॉलर मैकेनिज्म बनाया होता है जिसको हम पकड़ नहीं सकते। वो बड़े तरीके से वो पैसे को ऐसे शू कर देते हैं कि वो पता ही नहीं लगता कहाँ खर्च हुआ, कहाँ गया, उसकी रैकी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए अच्छा, अब जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करते हैं कि यही एक ऐसा काम कर दिया जाता कि कुछ बजट रख दी जाती इन बच्चों के लिए, उनको डिवाइस के लिए या उनकी किसी भी चीज़ के लिए, ताकि बच्चे क्वालिटी एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकें। तो अब प्राइवेट सेक्टर को तो देना पड़ेगा। अगर किसी रजिस्टर्ड स्कूल को एलिजिबल करेंगे तो उसको तो एक अगर लाख भी देना पड़ा तो उसको ऑफिशियली देना पड़ेगा। बात यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि सीरियस हो जाए। खुदारा ठीक है, जो माजी की गलतियां हुई वो हो गई, मगर अब लॉयल्टी के साथ, सेंसियरिटी के साथ आप कुछ डिलीवर करने जाएं। अगर डिलीवर करने चाहें तो बहुत से आइडियाज़ हैं। सर ये अभी सिर्फ एक आइडिया के ऊपर बात करते हैं, प्रोग्राम के इस हिस्से का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ रहा है। कोविड की वजह से जो तालीम को पाकिस्तान में नुकसान हो रहा है, इसको अगर आप एक दो जुमलों में कहें, हुकूमत को कोई तजवीज़ करना चाहें तो वो क्या होगी? देखिए मैं ये कहता हूँ कि अभी स्कूल कभी भी गवर्नमेंट को बंद नहीं करने चाहिए। ठीक है, वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, इंशाल्लाह लगती जाएगी। दूसरी बात यह है कि 100% यानी कि 5 या 6 दिन स्कूल खुलना चाहिए। ये हो कि अगर कई वेव बढ़ जाती है तो उसको रिड्यूस कर किया जाए, सिरे से बंद नहीं करना चाहिए, स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है नहीं है हमारे मुल्क के अंदर, और फिजिकल क्लासेस लाजिम हैं क्योंकि अदरवाइज बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे।
3 दिन पर ले आए, 2 दिन पर ले आए, जितना भी क्यों ना 8% से ज्यादा भी पॉजिटिविटी आ जाए तो स्कूल सिरे से बंद नहीं करने चाहिए। सबसे बड़ी तजवीज़ ये है कि SOPs का ख्याल रखा जाए और बच्चों को सिरे से 100% बंद नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये है कि गर्मियों की छुट्टियों में भी सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी कि जो छुट्टियों का एक आइडिया है कि जुलाई में स्कूल बंद होने चाहिए, नहीं करने चाहिए। जुलाई में बंद नहीं करने चाहिए क्योंकि इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए। इसके लिए प्लान बनानी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के जो लोगों को जो है इसमें शामिल करके टेक्नोक्रेट को पॉलिसीज बनानी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। स्कूल कभी भी बंद नहीं करने चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम रिकवर कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अख्तर अराइन साहब, आप तशरीफ लाए। हमने आज कुछ मसाइल के ऊपर बात की। दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये मसाइल जल्द से जल्द हल हों और हमारे बच्चे जो हैं वो मुस्तफिद हो। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से वेलकम करते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के हवाले से। मुल्क भर में जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेहद करम है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर का जो ज़ोर है वो आहिस्ता आहिस्ता करके टूटता जा रहा है और हमने देखा है कि कोरोना की जो मुस्बत आने की शरह थी उसमें भी एक वाज़ेह कमी आई है। वैक्सीनेशन भी दस्तयाब है, वैक्सीनेशन का जो अमल है वो जारी है और अभी 1.5 मिलियन वैक्सीन जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच गई हैं। सद उमर साहब का कहना है कि मज़ीद 5 मिलियन वैक्सीन जो हैं वो अगले 10 दिनों में पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। स्कूल्स की बात की जाए तो आज प्राइमरी स्कूल सिंध भर के खोल दिए गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ की जो पाबंदियां हैं उसमें कमी आती जा रही है, लेकिन स्टिल अभी भी हमें बहुत ख्याल रखना है SOPs का और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, आप एक तज्जियाकार भी हैं। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़हरा एंड फ़हीम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं हम। कर्नल साहब जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो मतलब इश्यूज, जो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे वो कम हो गए हैं इस वक्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर वैक्सीनेशन का जो अमल है ना ये उतनी तेज़ी से नहीं चल रहा है जितनी तेज़ी से दूसरे ममालिक में हो रहा है और इसी वजह से अभी देखें UK में भी और UAE की तरफ से भी और भी दीगर ममालिक ऐसे हैं जहाँ पाकिस्तान की सफरी पाबंदियाँ हैं वो कायम है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान को शायद नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये वैक्सीनेशन के अमल के हवाले से क्या आप हमें जो है वो गाइड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि जो आपने कोरोना से मुतासरीन की हालत अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर देखी है। जी हाँ। मतलब एक दिन के अंदर वो 4 लाख से ज्यादा केसेस को क्रॉस किया उन्होंने और ऑलमोस्ट को 30,000 प्लस की जो डेथ उनकी शुरू हो गई थी। तो फ्रॉम दैट एंगल अगर आप देखते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंगली पाकिस्तान ये लेकर आते हैं सारी चीजों को, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का बड़ा खास करम रहा है। और उसी के साथ मैं आपसे बताऊँ कि इंडिया का जो इम्पैक्ट यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर देखने में आया कि उन्होंने खुद हिफाजती इक़दाम SOPs को फॉलो करना शुरू कर दिया। पहले ऐसा था कि थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड होता था, लेकिन जब इंडिया के अंदर इतने सीरियस केसेस होना शुरू हुए तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी लोगों के एक तरह से इंगी की हालत के अंदर मैंने लोगों को देखा। मास्क जिस तरीके से आपने लोगों को पहले देखा, मार्केट्स को फिर क्लोज होते हुए देखा। अच्छा, उसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि हम चाहे हुकूमत के इक़दाम को जिस नज़र से भी देखें, बट प्रैक्टिकली मैं आपसे कहूँ कि गवर्नमेंट ने बड़े सीरियस किस्म के इक़दाम लिए कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए, यानी मार्केट्स के टाइमिंग को क्लोज करना। आप यकीन मानिए रमज़ान के महीने के अंदर इवन ताजर बरादरी को बड़ा सीरियस जो है वो प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर, बट मेरा ख्याल है अवाम की सेहत को मद्देनजर रखते हुए और इस पैंडेमिक को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इक़दाम किए। सो यू कैन से कि इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट के जो इक़दाम होते हैं और उसके साथ जो अवाम ने जिस तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड किया पॉजिटिवली, उससे एक तो बड़ा फर्क पड़ा। दूसरी चीज मैं आपसे कहूँ, जो आपने सवाल किया है पैंडेमिक को जो खत्म करने के लिए फिर वैक्सीनेशन के प्रोसेस को करते हैं, इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं कि मतलब वैक्सीनेशन सेंटर जो जिस तरीके से इस्टेब्लिश किए हमारी हुकूमत ने चारों सूबों के अंदर, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी, दैट इज रियली क्लासिक। बहुत ही खूबसूरत, बड़ा ही बेहतर, बड़ा ही
वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम एक लिहाज से उन्होंने स्टैब्लिश किया। ऐसा ही है, कोई शिकायत वहाँ पर नहीं है। जी जी, ये जरूर मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि हाँ, जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरी दुनिया के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, अमेरिका के अंदर, वो जिस तेजी के साथ शुरू हुआ, वो स्पीड आप अपने मुल्क के अंदर नहीं देख रही है। तो आप कह सकते हैं कि आज तक कोई 1,15,00,000 लोगों को वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर कर चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको मिनिमम भी दुगना होना चाहिए था। तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल हम वो पेस बरकरार रख सकेंगे। वाई? बिकॉज अब आप फील करते हैं कि इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर आप कोरोना इस पेंडेमिक को रिसीड करते हुए देख रहे हैं, और उसी के साथ यू फील कि हाँ, अब वो तजारती सरगर्मियों की बात करते हैं, बिजनेस के मौके क्रिएट होने की बात करते हैं, बैनुल-अक़वामी मंडियां खुलने की बात करते हैं। तो वहां पर फिर नेचुरली जब तक हमारे लोग वहां पर नहीं जाएंगे, आमदरफ्त की पाबंदियां खत्म नहीं होंगी, तो सर्टली वो उस तरीके से पाकिस्तान की चीजों को बाहर बरामद नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ हुकूमत को जितनी जल्दी हो और जितना बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से इस मतलब वैक्सीनेशन के प्रोसेस को तेज कर सके, उसको आदमी तक भी सारी चीजों को पहुंचा सके। और फिर आप यकीन मानिए, इवन सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे अवामल भी ऐसे हैं कि कुछ लोगों को भी आप ऐसे थोड़ा डरा हुआ देखते हैं कि जो वैक्सीनेशन नहीं करानी चाहिए। तो इसको भी मेरा ख्याल है जो हमारा आपका जो अपना ये मीडिया है, उसको भी बीच में एक लिहाज से आना है। किसी शख्स के अंदर कोई वहम है, कोई खौफ है, उसको बिल्कुल दूर करना चाहिए। इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान की जिसके अंदर वैक्सीनेशन सर्व हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों की तादाद के अंदर ये लग चुकी है। बिल्कुल आपने सही कहा सर कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो वैक्सीनेशन का जो अमल है वो तेज़ कर दे, लेकिन यहाँ पर सर आवाम की भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स मौजूद हैं, वहाँ वैक्सीन लग रही है, लेकिन वो खुद नहीं जा रहे। अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना NIC नंबर ही जो है वो भेजना होता है, जो वो तक अभी तक नहीं भेजा। तो आप क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में जो कि अभी तक शायद उनको खौफ है वैक्सीन लगवाने का, और जो मिथ्स हैं उसके हवाले से कि वैक्सीनेशन लगवाने से ये हो जाएगा, ये हो जाता है, तो उस हवाले से भी लोग इस वजह से वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा रहे। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा ख्याल है हुकूमत ने जिस तरीके से ओवरऑल पैंडेमिक के खिलाफ जिस तरीके से मुहिम शुरू की थी, लोगों के अंदर आगाही की, मीडिया ने मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट का साथ दिया था, आवाम का साथ दिया था। लाइक वाइज अब जब वैक्सीनेशन का प्रोसेस आता है तो इन सब की जिम्मेदारी आती है, मेडिकल एक्सपर्ट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, हुकूमती अकाबरीन उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। देखिए ना, आप यकीन मानिए, मैं एक एग्जाम्पल कोट करूंगा कि जब इसका कोरोना का प्रॉब्लम हुआ था प्राइम मिनिस्टर को भी और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट को भी, तो आप यकीन मानिए उनकी रिकवरी बहुत ही फास्ट थी। वाई इट इज सो? बिकॉज वो उससे पहले कोरोना जो वैक्सीनेशन थी उसको एडमिनिस्टर कर चुके थे। सही। ये एक और चीज भी आप, ठीक है, फिर अगर आप अपने वज़ीर दिफा को देखते हैं, उनकी सेहत को थोड़ा सा लाइटर टोन में भी आप ये देख लें, एंड ही टू वाज इफेक्टेड बेसिकली विद कोरोना, लेकिन जब वो वैक्सीनेशन के अंदर वो बड़ी बेहतरी, बड़ी जल्दी के साथ उन्होंने उसको ओवरकम किया। व्हाट आई से, ये तीनों मिसालें तो वो हैं जो हमारे सामने हैं। तो लाइक वाइज मैं आपसे कहूंगा कि बिल्कुल एक तो लोगों के अंदर ये फियर नहीं होना चाहिए। आप जैसे लोग जो मीडिया के अंदर बैठे हैं उनको भी बड़ा एक मेजर रोल प्ले करना है, आम लोगों से, आम लोगों की जुबान के अंदर उनका वो फियर दूर करना है, उनका खौफ दूर करना है, और साथ ही उनको एक लिहाज से जिसको कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तलकीन करनी है कि आप जाइए और वैक्सीनेशन प्रोसेस के अंदर जाएं। और यकीन माने आप देखें ना, रात के इवन 12 बजे तक ये वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले होते हैं। आप यकीन मानिए वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करने वाले जो हुकूमत के लोग हैं, मेरा वाकई सलूट है उनको कि सुबह से लेकर रात तक बैठे वो हम आपकी खिदमत करने के लिए एक लिहाज से। बिल्कुल आपने सही कहा सर, वैक्सीनेशन सेंटर सुबह से रात तक खुले हैं और आवाम को भी चाहिए कि वो जाए और वैक्सीन लगवाए और अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा करे। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कह रहे हैं न्यूज़ कैफ़े में, और न्यूज़ कैफ़े में हूँ फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा, और इस वक्त हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से।
जो अभी मौजूदा सूरत हाल है पिछले 24 घंटे की, वो 1000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो मज़ीद पाकिस्तान भर में आए हैं, मुस्बत केसेस, और तकरीबन 35 से ज़ायद लोग जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल भी कर चुके हैं। तो ये सोचना कि हम बिल्कुल इस दौर से निकल गए हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको ज़रा थोड़ा सा गौर करना होगा और फिक्र करनी होगी और एहतियात करनी होगी। वैक्सीन के हवाले से हम बात कर रहे थे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब खालिद खान साहब, आइए इनसे बात करते हैं। खालिद, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं आप? सर, ये वैक्सीनेशन का जो अमल है, इसके हवाले से आपकी अपनी क्या राय है, ज़रा मैं चाहता हूँ कि उससे आगाह करें। मैं शुक्रिया फ़हीम भाई। दरअसल देखें, वैक्सीन की आपने भी और हमने भी महसूस किया कि पूरे मुल्क के अंदर जो है कि इसका लोगों ने ज़्यादा रिस्पांस दिया है, और जो सेंटर्स बनाए गए हैं उसके अंदर आप देख रहे हैं कि जिसे कहते हैं ना, दरवाज़ा तोड़ हफ्ता मनाया जा रहा है, खिड़की तोड़ रश मनाया जा रहा है, और लोगों ने इसको रिस्पांस दिया, लोगों ने इसकी अहमियत को समझा है, और वो जो है कि इसका निकले हैं लगाने के लिए। बल्कि हम अगर इर्द गिर्द भी जायज़ा लें तो लोगों के अंदर हौसला अफजाई हुई है, और हर एक ने जो है कि इसका अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ये दूसरी बात है कि रजिस्ट्रेशन कराने और लगवाने के बाद दूसरे और क्या मामलात हो रहे हैं, यानी जो लोग खून देते हैं तो उसमें क्या दुश्वारी हो रही है, क्या पाबंदियाँ हैं, यानी वो भी एक मसला है कि क्योंकि वैक्सीन लगाने वाले को या जिसने रजिस्ट्रेशन करा लिया वो खून दे नहीं सकता किसी दूसरे को। तो ये भी अब थोड़ी सी दुश्वारियाँ अस्पतालों के अंदर पैदा हुई हैं। लेकिन यह है कि लोगों का रिस्पांस है, लोग अहमियत दे रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और जब लोगों ने अहमियत देना शुरू कर दी है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए अच्छी बात है, और ये शायद ये इस कौम की अपने कुछ अल्लाह से ताल्लुक़ का भी मसला है, और फिर कुछ पाबंदियाँ हुकूमत की तरफ से भी जो पॉजिटिव रवैया अख्तियार किया है उसका है कि हम बहुत सी मुसीबतों से बचे हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुल्क के अंदर जो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर हुआ है, जो हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, कि एक खौफनाक मंजर था जो हमने देखा है, उस खौफनाक मंजर से हम बचे हुए हैं, और उसकी वजह यही है कि हमारे मुल्क के अंदर कुछ भी है, एक पाकीज़गी है, लोगों के अंदर जो है कि इसका एक मज़हब से भी ताल्लुक़ है, और फिर ये है कि अमल दरामद के अंदर भी उन्होंने फॉलो किया है, गवर्नमेंट की पॉलिसियों को भी किया है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट की हो या वफाक की हो। उन्होंने इस मसले पे बहुत सी तनकीद के बावजूद बहुत से खलफिशात पैदा किए गए, बहुत से शकूक पैदा किए गए, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उसको रिस्पॉन्स दिया, और इसकी रिजल्ट जो हमें नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है सेंटरों के ऊपर। ठीक है, यानी सेंटरों में। लेकिन अब सूरत ये फ़हीम भाई देखें, आवाम ने तो अपना कर लिया। आज जो आवाम आई लगाने के लिए, जो गवर्नमेंट चाह रही है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस पर इंशाल्लाह ये कौम आगे बढ़ रही है। अगर वो उस पर अमल करती है तो मैं समझता हूँ कि शायद फिर बिल्कुल फेल हो जाएगा मामला, इसलिए कि वैक्सीन को लाने की जिम्मेदारी आवाम की नहीं है, वैक्सीन कौन सी लगानी है ये आवाम की नहीं है, वैक्सीन इस मुल्क के अंदर जो है कि जो सेंटर बनाए हैं वो आवाम का काम नहीं है, सही है। डॉक्टर्स को मुहैया करना आवाम का काम नहीं है। आवाम तो बेचारी निकली है आपके कहने के ऊपर। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर इंतजामिया हुकूमत जो कर रही है, जितना कर रही है यकीनन, लेकिन यह है कि उसके अंदर बहुत सी ऐसी कमजोरियां हैं जो कि मसाइल पैदा कर रही हैं। अच्छा सर, वैक्सीन की किल्लत की बात की जा रही है, और हमने देखा कि कल 1.5 मिलियन वैक्सीन आई है, फिर 5 मिलियन मज़ीद आने वाली है 10 दिनों में। तो सर आप क्या समझते हैं कि क्या वैक्सीनेशन की कमी है जिस तरह से हम मंगवा रहे हैं, और जिस तरह से अपोजिशन का भी कहना है, शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस तरह इतनी खुराकें मंगवाना आवाम की जानों से खेलना है और हुकूमत इसको संजीदा ले, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि 15 लाख का जो आप बात कर रही है ना, और जो इन्होंने पाबंदियां लगाई है कि तनख्वाह नहीं मिलेगी सरकारी मुलाजिम को, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है इसका उनके ऊपर पाबंदियां लग रही है कि आप लेके आए, सिम बंद कर दी जाएगी, ये भी सिम बंद कर दी जाएगी। तो क्या चीज़ है 15 लाख? ये तो कराची के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इसका 15 लाख जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगी वो, अगर लोगों ने निकलना। पीआईए की रिपोर्ट के मुताबिक वो 15 लाख वैक्सीन जो है वो आधी जो है इस्लामाबाद रख ली गई है, आधी कराची भेज दी गई है। तो क्या सिर्फ सारे लोग यहीं पे रहते हैं? अच्छा, अब ये एक इशू ये है कि आप ये पसंद और नापसंद का म्यार रखेंगे तो और लोगों में मायूसी फैलेगी। इस्लामाबाद के अंदर ये है कि शायद 1 आशारिया या इससे भी कम जो है कि इसका कोरोना के केसेस आए हैं, तकरीबन वहाँ कोरोना जो है कि इसका है। तो फिर आप तरजीह दें उन जगहों पे, उन देहातों में, उन शहरों में जहाँ पे बढ़ने के चांसेस भी है और लोगों की हौसला अफजाई भी हो कि आराम के साथ वो लगा सके। तो ये बात जो है ये किसका है? ये मतलब ये गवर्नमेंट की है, ये उन्हीं का काम है। सर एक बात जो अभी आप कर रहे थे कि हौसला अफजाई की बात कर रहे थे, तो ये अवाम में ये जज्बा वाकई पैदा हो चुका है, वो खुद वैक्सीनेशन करवा रहे हैं अपनी, और उसके साथ साथ वो दूसरों से भी पहला सवाल ये कर रहे हैं कि तुमने वैक्सीनेशन करवाई है। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि
कि सब हम मिलकर जो है वो इस मुश्किल से बाहर निकलें। और जो अवाम की जिम्मेदारियां हैं वो तो चलें ठीक है, वो तो हम पूरी कर ही रहे हैं। आपने सिम बंद कर देंगे और इस तरह की एक तो पाबंदियां लगा देंगे, आप सफ़र नहीं कर सकेंगे, आप ये नहीं कर सकेंगे, तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप वहाँ दाखिल नहीं हो सकेंगे, इन चीज़ों से सारे वैक्सीन तो लगवा लेंगे, मगर हमें वो पूरा इन्वायरमेंट भी तो चाहिए ना। तो उसके लिए हुकूमत को क्या इकदाम लेने की ज़रूरत है, ज़रा उस पर थोड़ी सी तजवीज़। देखिए, इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि अब भी 80% काम करना हुकूमती का काम है। ठीक है ना, लोग निकलेंगे, माहौल बना हुआ है। वो बात सही है कि मतलब एक दूसरे से पूछते हैं। कि दूसरी बात है कि दोनों जब एक दूसरे से पूछते हैं तो कहते नहीं मैंने नाम लिखवा दिया, रजिस्ट्रेशन करा दिया और मैं कराऊंगा, लेकिन एक माहौल बन गया है, माहौल बन गया है। यानी घरों के अंदर जो एक खौफ और एक वो बना हुआ था उसको खत्म हो गया है। और अब लोग उसको महसूस करें कि कुछ नहीं है यार, ये मतलब लगा लें हम इसको। जो लगा के आ रहे हैं वो भी तो बता रहे हैं ना कि कुछ नहीं है। जी। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत और जो कमी या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की कमी नजर आ रही है, जी। इसमें सबसे पहले तो वफाक और सिंध को अपने मामला तय करने पड़ेंगे। अच्छा। हाँ, और नेगेटिव बयानात से गुरेज करना पड़ेगा। अगर अवाम की उनको जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की बहुत बड़े हमदर्द हैं अगर, तो उनको अपने बयानात और उसके अंदर जो है ना वो कि हमें वैक्सीन नहीं दी, हमें फला नहीं दिया, हम खरीदना चाह रहे थे हमें नहीं दिया, मतलब इस किस्म की चीज़ों से परहेज करके आपको बैठ के बात करें। ये कौम का मसला है, ये अवाम का मसला है। जब कौमी मतलब तमाम सूबाई और जो है वफाक के साथ बैठ के बात करेंगे और इस पर सियासत नहीं होगी, वफाकी वज़रा ये तमाम के जी हमने तो कह दिया ख़रीदने को, वो कह रहे हैं हमें नहीं कहा गया, तो इस इशू को ख़त्म करें। जिस तो आप कह रहे हैं कि ये जो सास बहू के ताल्लुकात हैं ये बेहतर करवाने की ज़रूरत है। तो ये सास बहू के ताल्लुकात कौन बेहतर करवाएगा, कैसे हो सकते हैं, ये भी मशवरा देना हमें। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो फिर बात करते हैं इस हवाले से मजीद। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। खालिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वैक्सीन की हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। आपने कहा कि इश्यूज़ अगर हम देखें वैक्सीन के हवाले से तो वो ये है कि हर जगह पर वैक्सीनेशन जो है वो कंपलसरी कर दी है। ऑफिस में कहा जा रहा है कि आप ऑफिस में एंटर नहीं हो सकते, ऑफिस के प्रेमिसेस में, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है। इसी तरह सैलरीज़ का कहा जा रहा है कि सैलरीज़ रोक दी जाएंगी और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं। लेकिन सर, वैक्सीन की जो तादाद है वो बहुत कम है, तो अब लोग क्या करें? क्या मतलब इतना 15 लाख भी अगर टोटल वैक्सीन है या 65 लाख भी टोटल वैक्सीन है, लेकिन इतनी करोड़ों की आबादी, तो किस तरह से सर इसको मैनेज किया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि ये पहले भी मैंने आपसे कहा कि ये काम तो हुकूमत के करने का है, लेकिन फिर लोगों के ज़हनों में जो खदशात पैदा होते हैं ना, कि क्या ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट कंपनियों को देने के लिए सारी चीज़ें हो रही हों, उनको बेचने के लिए हो रही हों, शॉर्टेज पैदा कर, क्यों शॉर्टेज है जी? क्या इनको अंदाज़ा नहीं था कि कितने आएंगे यहाँ पे, कितनी ज़रूरियात हैं? यानी ये सारा काम हुकूमत के जो लोग बैठे हुए हैं, असद उमर साहब हैं, दूसरे लोग हैं जो इस किस्म को आगे अपनी एफिशिएंसी दिखाते हैं, बिलाशुबा मतलब दिखानी चाहिए। अगर वो काम अच्छा कर रहे हैं तो ठीक है, कौम वो करे। लेकिन फिर इस सूरत हाल के अंदर लोगों के शकूक अगर ये बढ़ गए कि ये प्राइवेट सेक्टर को और अगर ऐसा करने की कोशिश की गई, या जिस तरह यह है कि मतलब वो लोग खरीद सकते हैं, तो ये शायद आगे जाके फिर दुश्वारियों का सामना होगा। कम से कम हुकूमत पाकिस्तान को ये तय करना चाहिए कि ये हमारी 22 करोड़ की आबादी है, इसके अंदर से 5 करोड़ 8 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको कि ये लगनी चाहिए और प्लानिंग उसकी होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत वो तो काम किया है कि वो 2 लाख 5 लाख 10 लाख भिखारियों की तरह लेने के बजाय खरीदे बाकायदा। उसमें जब कौम की जिंदगी का मसला है तो फिर आप खरीदें उसको। और यही मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं। यही बात जो है कि इसका दूसरे सियासतदान भी इसी बात को कह रहे हैं कि जी ये मतलब आप जो है तय करेंगे जी, जो 18 साल से लोग ऊपर हैं, जो 18 साल तक लगाना चाहते हैं, उनको 7 करोड़ बन रहे हैं, 8 करोड़ बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं, भाई यही होंगे ना जी। 50% आबादी लगा लें आप उसकी प्लानिंग करें, आप उसके लिए अपना बजट रखें, उसके लिए जो है कि इसका बैठ के सोचें और उसके लिए ऑर्डर दें आप। लेकिन अगर आपने ये परचून की तरह और डेली वेजेस की तरह काम किया कि जी 2 लाख उसको दे दी, 1 लाख उसको दे दी, 5 लाख, तो फिर लोगों में शकूक और शुबात होंगे और फिर पाकिस्तान के अंदर कमीशन का मामला, ये मामला, वो मामला, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मगर हम ये भी तो देखें ना कि हम एक गरीब मुल्क हैं, ठीक है, हमारे पास हमें इसी तरह की जो चैरिटी में ही जो वैक्सीन जो खुराकें मिल रही हैं हमने वही लगानी है, उनको अच्छे तरीके से तकसीम करके बड़े मुनज़्ज़म तरीके से लगाया जाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास और ऐसा हल है। आपको पता है कर्जे ले लेके सारा सिस्टम चल रहा है, और किस तरह दूसरे अमेरिका की तरह या जर्मनी की तरह हम लोग जो है वो सारी वैक्सीन पूरी मतलब खुद खरीद के लगा सकते हैं? तो हुकूमत के पास और कोई हल भी तो नहीं है। देखिए, हल है,
आप जब इस मुल्क को लॉकडाउन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, गरीब फाके करता है, घरों में बैठा होता है, फिर भी वो घरों में बैठा हुआ है, ठीक है ना, सही है। यानी एक लिहाज से आपने फाके पे तो पहुंचा दिया, आपने क्या मतलब मर्ज ने पहुंचा दिया, जो मर्ज है उसने। आपने जो लोगों को रखा हुआ है कि जितना लोन देंगे, इतना उधार देंगे, इतना ये देंगे, इतना वो देंगे, इतने मकान देंगे, इतना ये देंगे, जो अरबों रुपए रखे हुए लगाएं इसके अंदर आप, ठीक है, ये जरूरत है। मतलब ये कि वो उसके बगैर लोग मर नहीं जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन के दरमियान जब लोग घरों पे बैठेंगे तो उससे मर जाएंगे भूख से। तो मैं समझता हूँ कि पैसे से की कमी नहीं है, अगर पैसा निकाले ना आप, बहुत से जो आपके बजट बनाया उसके अंदर से कटौती करके ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, तरजीहात जो है उनको तब्दील करनी पड़ेगी। तरजीहात में पहला काम ये रखना पड़ेगा, इतना कौम को अजियत में गुजरी है, कौम घरों में बैठी रही है, कौम जो खास तौर से गरीब तबका, मजदूर तबका, बेरोजगार, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, तो उससे बचने के खातिर बेहतर ये है कि आप इन लोगों को वैक्सीन करें। और इसीलिए लोग आ रहे हैं इस तरफ, लोग अगर आ भी रहे हैं इसीलिए कि उन्होंने देख लिया क्या हशर हुआ है, तो वो आ रहे हैं। जब कौम तैयार हो गई आपकी पब्लिसिटी, आपके एक मौक़िफ़ के ऊपर, अब अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो ये शायद फिर आगे जाके, क्योंकि ये तो वो चीज़ है ना कि अगर एक दफ़ा वबा फिर फैल गई तो फिर ये भी माहिरीन कह रहे हैं कि फिर मतलब फिर सिरे से होता, फिर आप नए सिरे से करें, तो इसको प्री प्लान करें। उन जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके ख़तरात है, वहाँ की प्लानिंग करें। इन तमाम को छोड़ के किस सूबे में ज़्यादा दी जाए, किस सूबे में कम की दी जाए, जिस जगह पे ज़्यादा फैल हुआ है, जहाँ मर्ज है, वहाँ पे खुसूसी प्लानिंग करें। और वफाक तमाम चारों सूबों को लेके चले, उनके साथ बैठ के इस पर जो मीटिंग करें, इस पर बयानात से हट के बैठ के लाएमल बनाया जाए कि हमें जो 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर इतने करोड़ लोगों को लगा देनी है। सही, बिल्कुल तो आपने सर सही कहा कि जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है उस हिसाब से हुकूमत को चाहिए कि वो प्लानिंग करे। जैसा कि अब स्कूल्स भी, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो खोल दिए गए हैं, तो सबसे पहले ये भी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जितने भी असातिज़ा हैं या स्कूल की जो इंतज़ामिया है, जो स्टाफ है, उसको वैक्सीनेशन पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसको उनको डिलीवर करें। तो उस हवाले से क्या कहेंगे सर? असल में तो यही कि स्कूल के अंदर जो है कि जो बच्चे जा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने भी मेरे ख्याल में शायद रखा है कुछ कि 50% जो है कि इसके जाएंगे बच्चे, और वो खोल रहे हैं उसमें, बल्कि एक दिन की छुट्टी सरकार उसमें भी है, आपके सरकारी इदारों कारोबार के अंदर भी है जी। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम तो यकीनन इससे ज़्यादा अच्छा और कौन सी जगह हो सकती है एजुकेशन की कि वहाँ से लोगों को बताया जाए, लोगों को समझाया जाए, और उसके बाद जो अमला काम कर रहा है वो उसको मुतमईन होना चाहिए कि उसको मर्ज नहीं है। जब वो उसको एतमाद होगा तो यकीनन वो दूसरे लोगों को बेहतर बता सकेगा कि मैंने भी लगाई है, कुछ भी इस पर नहीं है। तो ये काम तो गवर्नमेंट के करने का है कि वो ऐलान नहीं करे, बल्कि अगर असातिज़ा इस सिंध के अंदर आप ले लें, अगर फ़र्ज़ को 4 लाख असातिज़ा है, 5 लाख असातिज़ा हैं, तो उन 5 लाख असातिज़ा के सेंटर बना के उनको आप लगवाएं। उनको पहली फुर्सत में ये काम करें जिससे कि लोगों में तासुर जाए कि जी असातिज़ा ने लगा लिया है और अमले ने लगा लिया, अमला यानी ख़ास तौर से अमला भी उसमें शामिल करें। तो उसके बाद फिर ये है कि एजुकेशन के अंदर बच्चे भी महफूज रहेंगे, और फिर ये है कि एजुकेशन भी हमारी चलती रहेगी। ठीक है, ये वक्त बहुत अच्छा है हमारा। ये बताइएगा कि जो हमारा महकमा सेहत है उसको किस तरह, मतलब इस सेक्टर पे काम करने की ज़रूरत है कि लोगों के ज़हनों में जो खदशात पैदा हो रहे हैं, आप देखें कि वो वैक्सीन के हवाले से भी आपको ब्रांड कॉन्शियसनेस नज़र आ रही लोगों के बीच में। नहीं, मैं ये नहीं लगाऊंगा, मैं अमेरिकी है, मैं रशियन वैक्सीन जो है ना वो अच्छी है, कोई कह रहा है अमेरिकी अच्छी है, कोई कह रहा है चाइनीज़ अच्छी है। तो अपनी पसंदीदगी और नापसंदीदगी, इसका क्या मामला है? कुछ को जो है बड़ा लो रेट किया जा रहा है कि ये ठीक नहीं है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बड़े ज़्यादा हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हमारा जो महकमा सेहत है वो क्यों आवाम को ऐसी चीज़ें, ऐसी वैक्सीन लगवा रहे हैं? तो इस किस्म की चीज़ों के बारे में आप क्या समझते हैं कि आगाही कैसे देनी चाहिए? देखिए जी, बात यह है कि हमारे इदारे सेहत के किसी भी बयान जिसके ऊपर लोग तो यकीन नहीं करते हैं। लोगों के अंदर शऊर है, वो देखते हैं, नेट देखते हैं। उधर अगर किसी वहाँ पे भीख मांगने वाले किसी अंग्रेज़ ने भी अगर आगे इंग्लिश में बोल दिया ना ये वैक्सीन जो है गलत है और ये सही है, पूरी कौम उसको यकीन कर लेगी कि यार ये सही बोल रहा है। अगर आप उसका बैकग्राउंड निकालें तो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा इस सेहत के हवाले से। तो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएंगे। तो बुनियादी तौर पे ये लोग जो देखते हैं ना कि अच्छी कौन सी बुरी कौन सी, सोशल मीडिया से आ रही है सारी। किसी ने कह दिया कि जी 2 साल बाद सब मर जाएंगे, अब लोग जो है इसका जी मर जाएंगे 2 साल बाद। तो असल में बात यह है कि हमारे इदारे, हमारे जो लोग हैं, उनको भी एक एतमाद पैदा करना पड़ेगा इसके ऊपर। अच्छा, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा कि ये वैक्सीन सही है, ये वैक्सीन नहीं। दवाइयों में ये होता है कि यार इस कंपनी की सही है, इस कंपनी की नहीं है, ये फिर एक जो है ना वो बन जाती है, सही है ना, वो एक रूटीन की चीज़ बन जाती है फिर आम से। कोई इतनी परेशानी की बात नहीं होगी इसमें। तो ये चलती रहेगी जी, ये चाइना की ये रहेगी, ये फला। अच्छा, कुछ लोग देखें कारोबारी लोग हैं, कुछ लोग जो है कि इसका मुल्क से बाहर जाते रहते हैं, आते रहते हैं, तो वो अपने लिहाज से सोचेंगे ज़रूर
कि यार मुझे ये नहीं लगानी है, मुझे जो है इसकी लगानी है ताकि मुझे आसानियाँ हो बाहर। तो इस चीज़ को तो नहीं ख़त्म कर सकते ना। अगर एक आदमी कारोबारी है, मुल्क से बाहर जा रहा है, उसको पता है कि वहाँ पे जो है कि अभी हमारी हुकूमत कर रही है उसके बारे में भी, चाइना से सऊदी अरब से भी बात कर रही है, दूसरे लोगों से भी बात कर रही है, इंटरनेशनल सतह पे भी। तो अगर फ़र्ज़ के, क्योंकि चाइना की जो लगाने के लिए कहा गया था इंटरनेशनल इदारे ने, वो हंगामी बुनियाद पे कहा था। ठीक है, इस लिहाज से देखा जाए कि ये तो चलता रहेगा, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं कि जो वैक्सीन आ रही है वो इतनी ख़राब है या कुछ है, वो मतलब हमारी ज़रूरियात पूरी कर रही है वो। ठीक है, थैंक यू सो मच खालिद खान साहब, आप तशरीफ लाए और कोरोना के हवाले से बात कर रहे थे। हुकूमत को लॉकडाउन के हवाले से भी जो है वो सख्तियाँ जो हैं वो कम करने की ज़रूरत है अभी, और इसी के साथ साथ उन इदारों को भी पकड़ने की ज़रूरत है जो अपने मुलाजमीन को खुद से वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, या उस हवाले से भी कुछ सख्तियाँ करने की ज़रूरत है। फ़हीम अब्बास, ज़ाहरा रज़ा, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।